जो दुनिया ने सोचा ना था। क्या पहले भारत की दोस्ती गवाई, अब नोबेल सम्मान भी ट्रंप की जगह मोदी का मिल जाए। भाई क्या ही खेला हो रहा है। आज सबसे पहले इसके बारे में आपको बताता हूं। जो लोग इस शंका में थे कि भाई दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से भिड़कर भारत का क्या ही होगा, भारत कैसे अमेरिका से लड़ पाएगा, भाई ट्रंप तो इतने सनकी हैं, उनसे किस तरीके से भारत निपट पाएगा, आज सारी शंकाएं खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दूर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो नया बयान दिया है उसमें हताशा, निराशा, बेबसी, लाचारी ट्रंप को दुनिया जो है वो देख रही है। इस हालत में यह दुनिया के लिए बहुत ही अप्रत्याशित है कि भारत से भिड़कर अमेरिका के राष्ट्रपति की ऐसी हालत हो जाएगी। यह नरेंद्र मोदी की और उनके राज में नए भारत की ताकत है कि भारत को डेली धमकाने वाले ट्रंप अब इस तरह की बातें करने लगे हैं कि दुनिया हैरान है। ट्रंप ने सुबह सुबह 6:30 बजे उठकर अचानक एक फोटो डाली जिसमें नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग दिख रहे हैं। और यह फोटो डालकर भाई ने क्या लिखा, सुबह 6:30 बजे ट्रंप ने लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को खो दिया। ट्रंप ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि हमने भारत और रूस को चीन के सबसे गहरे अंधेरे रास्ते पर खो दिया है। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है इन सबका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। यानी किसी दिलजले आशिक का नहीं होता कि रात भर नींद नहीं आए, छटपट छटपट थोड़ी देर सोए, उसमें कुछ सपना देखे और उठ के बोले भाई मामला तो गड़बड़ा गया लग रहा है। ट्रंप के ये शब्द वैसे ही लग रहे हैं और पछतावे से भरे दिख रहे हैं। इन शब्दों में ट्रंप की गहरी हताशा है, निराशा है। दुनिया में इन शब्दों की चर्चा हो रही है कि क्या हालत हो गई अमेरिका की और ट्रंप की। साफ दिख रहा है कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ आने से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धक्का लग गया है और इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अमेरिका। इसलिए ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और रूस को खो दिया। ट्रंप ने ऐसा कहकर इस बात पर भी मुहर लगा दी है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है और इस बदले वर्ल्ड ऑर्डर की अगुवाई भारत कर रहा है। ट्रंप के इस बयान के भारत के लिए क्या मायने हैं? क्या ट्रंप भारत से सुलह करना चाहते हैं? क्या ट्रंप को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो रहा है? ट्रंप के नए बयान के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप को लाइन पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रंप कैसे मोदी की इस कूटनीति के चक्रव्यूह में फंसते चले गए और अकेले पड़ गए। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर नहीं कराया। क्या ट्रंप ने अब यह खुला मान लिया है? क्या ट्रंप जो है वो भारत से दोस्ती के लिए अपनी लाइन बदल रहे हैं? और क्या नोबेल पीस प्राइज ट्रंप की जगह कहीं मोदी को ना मिल जाए? ये सारी बातें होंगी, लेकिन जो इतना बड़ा धमाका दुनिया में हुआ है उसकी एक झलक देखिए। No, we get along with India very well. मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। नरेंद्र मोदी ने तो सालों पहले कह दिया था कि भारत, ये नया भारत, नरेंद्र मोदी का भारत, यहां किसी का दबाव नहीं चलता। लेकिन कुछ लोगों को यह बात समझने में समय लगा। डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे संकेत दे रहे हैं कि भाई भारत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से लड़ झगड़ कर अमेरिका रह नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने कैसे पस्त होते दिख रहे हैं, इसे आप इस बात से समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात का जिक्र ही नहीं कर रहे कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने युद्ध रुकवाया। ट्रंप अब इस बात से पीछे हट रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर उन्होंने करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए, लेकिन अब कहने लगे हैं कि उन्होंने तो 3 युद्ध रुकवाए। और इन 3 युद्ध में एक युद्ध के बारे में ट्रंप ने कहा कि यह तो 31 साल से चल रहा था, दूसरा 34 साल से चल रहा था और तीसरा 37 साल से चल रहा था। इन तीनों युद्ध में ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया, जबकि पहले ट्रंप खुलकर कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। और 3 युद्ध की बात कर रहे हैं, तीनों कह रहे हैं कि कोई 31, कोई 34, कोई 37 साल से चल रहा है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध रुका, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप उससे कन्नी काट गए। मैंने आपसे कहा था बॉस कि आदमी लाइन पर आएगा धीरे 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 धीरे, और ये भारत को फीलर दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि देखो भाई, उनको पता है नरेंद्र मोदी इस बात से बम के हुए हैं कि जब तुमने सीज फायर कराया, नहीं तुम दुनिया में काहे बोल रहे हो भाई।
और नरेंद्र मोदी ने मुंह पे बोल दिया था, वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह सब ने छाप दिया भाई कि ट्रंप चाहते थे कि भाई नोबेल पीस प्राइज मिले। मोदी ने कहा कि तुमने युद्ध रुकवाया ही नहीं। अब यह क्लियर हो गया कि ट्रंप भी देखिए धीरे से वो 7 युद्ध को 3 युद्ध में बदल दिया। ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते इसी बात पर बिगड़े थे कि ट्रंप दावा कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने करवाया, लेकिन मोदी ने ट्रंप के मुंह पर कह दिया था कि भाई ये सब बेकार की बात ना करो। पाकिस्तान भारत के सामने आकर गिड़गिड़ाया था। इस सीज फायर में अमेरिका या किसी तीसरे देश का कोई रोल ही नहीं था। और अब देखिए ट्रंप भी धीरे से डिलीट मार दिया बोला पार्ट। ट्रंप अब किस तरह से भारत से दोस्ती करने के लिए बेचैन है, इसका संकेत एक दूसरी बात से भी मिल रहा है। ट्रंप भारत से इस बात पर भी भिड़े थे कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। भारत ने कहा था कि रूस से तेल सिर्फ हम ही नहीं खरीद रहे, चीन भी खरीद रहा है, यूरोप भी खरीद रहा है। लेकिन ट्रंप के लोग ऐसी बात कर रहे थे कि जैसे रूस से तेल सिर्फ भारत खरीद रहा हो। अब जाकर ट्रंप को यह बात समझ में आ गई है कि रूस से तेल तो दूसरे देश भी खरीद रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर यूरोप को भी घेर दिया। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से कहा है कि उन्हें रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करना होगा। ट्रंप ने कहा कि यूरोप की तेल खरीदारी से रूस को हर साल 1.1 बिलियन यूरो मिल रहा है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों के नेताओं से चीन पर भी आर्थिक दबाव बनाने के लिए कहा है। यानी ट्रंप अब हर वो काम कर रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी और भारत का पारा नीचे किया जा सके। सीज फायर वाली बात से मुकर गए और अब आप देखिए अब यूरोपीय देश से कह रहे हैं कि तुम भी तो तेल खरीद रहे हो जी, बंद करो रूस से तेल खरीदना। रूस के कच्चे तेल पर यूरोप को जिस तरह से ट्रंप ने घेरना शुरू किया, उसे ट्रंप का भारत के लिए संकेत माना जा रहा है कि वो अब रूस के तेल पर सिर्फ भारत को घेर नहीं रहे। ट्रंप का कोई भी दांव काम नहीं आ रहा, इसलिए वो झल्ला रहे हैं। हाल ही में ट्रंप से भारत को लेकर सवाल किया गया तो वो रिपोर्टर तक पर भड़क गए थे। ट्रंप की झल्लाहट हैरान करने वाली इसलिए थी क्योंकि इससे पहले जब ट्रंप से भारत को लेकर सवाल किए जाते थे तो बहुत गर्व से वो बताते थे कि उन्होंने भारत पर टैरिफ ठोक दिया। लेकिन अब ट्रंप भारत के सवाल पर भड़क जा रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि ट्रंप ने जो ये नई बात कह दी है कि भाई भारत को हमने खो दिया, उसकी असल कहानी क्या है। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. Don't you worry that? How do you know there's no action? But don't you worry? Wait. What actions did you have you taken? I'm with Polish Radio. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job. यानी ट्रंप भन्नाए हुए हैं, अब तो हताश दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं और भारत को खुश करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मैंने आपको कहा कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज किया है, ट्वीट किया है, जो उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर, उसकी दुनिया में चर्चा है बॉस। और आप एक बार देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूं डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि भाई ऐसा लगता है कि हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया। इसके बहुत बड़े मैसेज हैं। मतलब वो ये मान रहे हैं कि भाई भारत गया हाथ से, और वो कह रहे हैं कि चीन के अंधेरे रास्ते में इनका भविष्य ठीक रहे। वो जैसे कॉलेज में नहीं होता है दोस्ती यारी में, कि आपको लगा कि मैं दोस्ती तोड़ दूंगा तो अब तो कोई रहेगा ही नहीं और मैं जिसको जैसे यूज करना चाहूं यूज कर लूंगा। सामने वाला निकला और सब अपना बाइक पे बैठे चल दिए पार्टी मनाने। तो अब वहां से अरे यार दोस्त तू चला गया भाई, अब तो लगता है हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी, एक बार मिल लेता भाई। वैसा वाला हाल हो गया ट्रंप। और ट्रंप इसलिए भन्नाए हुए हैं कि उनका कोई दाव नहीं चल रहा। ट्रंप इसलिए निराश हैं, हताश हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने उनका कोई भी पैंतरा नहीं चल रहा। नरेंद्र मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि ट्रंप के सामने कोई रास्ता ही नहीं बच रहा। और आप इस डिप्लोमेसी की धमाके देखिए। ट्रंप के टैरिफ वाले एक्शन के आते ही मोदी ने तय कर लिया कि वो जापान जाएंगे, चीन जाएंगे। पहले नरेंद्र मोदी जापान गए, फिर चीन गए। जापान जाकर मोदी ने अमेरिका के एक बड़े पार्टनर को अपने पाले में लाने का काम किया। फिर मोदी चीन जाकर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने में लगे। चीन में मोदी जिनपिंग पुतिन की तस्वीर ही देखकर ट्रंप हताश हुए और उसी से पता चलता है कि वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल चुका है, क्योंकि ट्रंप ने जो पोस्ट किया उसमें भी इन तीनों की ही फोटो लगाई। उसमें कोई शहबाज शरीफ थोड़ी लगाया जो पीछे वेटर की तरह खड़ा था। मोदी, जिनपिंग और पुतिन, यही तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को खाई जा रही है, जो हमने आपको पाठशाला में कहा भी था।
लेकिन नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके। एक के बाद एक डिप्लोमेटिक बातचीत जारी रही। चीन से लौटते ही सिंगापुर के साथ बातचीत हुई, फिर अमेरिका के साथ ही यूरोप देशों से बातचीत हुई, यूरोपीय देशों से। आप यह देखिए कि जिस भारत को ट्रंप यूक्रेन युद्ध का दोषी बता रहे थे, उसी भारत के साथ यूरोप के देश ट्रेड डील करने में लगे, जिसे लेकर कल ही यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा की पीएम मोदी के साथ चर्चा हो चुकी है। इन दोनों नेताओं ने पीएम मोदी से फोन पर लंबी बात की। दोनों नेताओं ने फोन पर बात करने की तस्वीर भी शेयर की, जो ट्रंप के लिए भी मैसेज था कि भाई तुम अपने एकदम अकेले पड़ते जा रहे हैं। ट्रंप पीएम मोदी ने ट्रंप को मैसेज दे दिया कि अगर वो भारत के लिए अमेरिका के मार्केट बंद करेंगे तो भारत 10 दरवाजे खोल लेगा। यूरोपीय यूनियन के नेताओं से बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ अच्छी बातचीत हुई है। हमने भारत यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने और IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को चालू करने की प्रतिबद्धता पर सहमति जता दी। अब आप सोचिए, कहां डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि अमेरिका का बाजार न मिला तो बाप रे बाप भारत का क्या ही होगा। और हमने आपको पाठशाला में बताया था कि नरेंद्र मोदी ने उसी वक्त शुरू कर दिया था यूरोपीय देशों के रास्ते तलाशना कि कहां कहां भारत का सामान जा सकता है। अब यूरोपीय देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, ब्रिटेन से हो ही गया है। भाई भारत के लिए इस वक्त जो कहते हैं ना ये समय है भारत का, वो दिख रहा है। और ऊपर से ये GST रिफॉर्म। पीएम मोदी ने यूरोपियन यूनियन के इन दोनों नेताओं को भारत EU समिट के लिए आने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी की यूरोपियन यूनियन के बड़े नेताओं के साथ यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब 11 सितंबर को यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर भारत आने वाले हैं। उनके इस दौरे में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगाने को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा UK, UAE, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जिनके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, और कई देश और हैं जो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो यह दिख रहा है ट्रंप को कि भाई मेरी तरह तो कोई पैर पटक नहीं रहा, सब तो लाइन लगा दिए भारत के साथ दोस्ती के लिए। तो भाई अब निराश होकर कह रहा है कि चला गया भारत मेरा दोस्त। ट्रंप को एक झटका नोबेल पुरस्कार पर भी लग रहा है। ट्रंप चाहते थे कि वो यूक्रेन युद्ध रुकवाकर नोबेल शांति पुरस्कार ले ले, लेकिन ट्रंप जो सोच रहे थे उसका उल्टा होता दिख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की जो कोशिशें हो रही हैं उनमें कोई ट्रंप को क्रेडिट दे ही नहीं रहा। उल्टे चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे यूरोप हो, सब कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध रोकने में भारत और नरेंद्र मोदी का रोल ज्यादा अहम दिख रहा है। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के बाद यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि रूस को युद्ध खत्म करने और शांति की राह पर लाने के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भारत के निरंतर सहयोग का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह युद्ध ग्लोबल सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती है और पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। आप सोचिए बॉस, वो ट्रंप का नाम नहीं ले रहे, कह रहे कि भारत ये सब करके दिखा रहा है। यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में भारत को अहम किरदार माना जा रहा है, और ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका नहीं है तो क्या है, जो भाई एकदम इधर से उधर बबुआ रहा था कि भाई कोई दे दो, नोबेल पुरस्कार दे दो। ला, युद्ध तो रुका नहीं। पुतिन मोदी के साथ कार में जा रहे हैं, कह रहे हैं ब्रीफ किया है कि भाई क्या हुआ था ट्रंप से बातचीत। बार बार वो फोन कर रहे हैं, बार बार ज़ेलेंस्की फोन कर रहा है। उधर से यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि भाई मोदी और इंडिया ही अहम दिख रहे हैं जो युद्ध में कुछ करवा सकते हैं, रुकवा सकते हैं। सोचिए ट्रंप को भाई लो बीपी ना हो जाए। आप ये भी देखिए कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का यह बयान पेरिस से आया है, जहां यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए सारे नेता बात कर रहे थे। उसी मीटिंग के बीच में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को फोन कर दिया। सिर्फ यूरोपियन यूनियन के देश ही नहीं बल्कि खुद यूक्रेन और रूस ये मान चुके हैं कि मोदी ही वो नेता हैं जो इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका यह नैरेटिव बना रहा था कि यूक्रेन युद्ध असल में पुतिन का नहीं, मोदी का युद्ध है, भारत का युद्ध है। लेकिन पुतिन ने कह दिया था कि भारत तो युद्ध रोकने का काम कर रहा है। हाल ही में पुतिन ने यह कहा कि वो यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने में भारत और चीन की भूमिका और उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। ट्रंप के तेवर इसलिए भी नरम पड़ रहे हैं क्योंकि भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी होती जा रही है। भाई को लग गया कि ऐसा ना हो कि नोबेल कहीं मोदी को ना मिल जाए। भारत उस नोबेल के चक्कर में नहीं है भाई ग्लोबल, भारत ग्लोबल की बात कर रहा है, नोबेल की बात नहीं कर रहा है खाली। ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड कहा, भारत पर टैरिफ लगाया, खूब बयानबाजी की। इस पर पुतिन ने ट्रंप को बुरी तरह से हड़का दिया। पुतिन ने दो टूक कह दिया कि कोई भी देश भारत के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता जैसे ट्रंप टैरिफ को लेकर करना चाह रहे हैं। पुतिन ने आगे कहा कि ट्रंप भारत को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद कर दें, क्योंकि भारत उनकी धमकी से डरने वाला नहीं है।
पुतिन ने यह भी कहा कि भारत और चीन दुनिया की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों देशों की आबादी करीब 150 करोड़ है। दुनिया का कोई भी देश इन्हें सजा देने की बात नहीं कर सकता। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि टैरिफ को लेकर ट्रंप की बयानबाजी अमेरिका की पुरानी सोच को दिखाती है। ट्रंप को समझना होगा कि कॉलोनियल एरा अब खत्म हो चुका है और ट्रंप अपने पार्टनर्स के साथ बात करते समय उस दौर के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे पुतिन ट्रंप को यह भी नसीहत देते दिखे कि वो टैरिफ और जुर्माने का दबाव डालकर भारत जैसे देशों को झुकाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुश्किल इतिहास का दौर देख चुके देश के नेतृत्व को कमजोर समझने की कोशिश करना बड़ी भूल है। इसीलिए भाई ने लिखा ना कि भारत और रूस दोनों गए, क्योंकि भारत तो सुन नहीं रहा अमेरिका की और रूस भारत की तरफ से सुना दे रहा है कि क्या बोल रहे हो जी तुम। भारत ये सब नहीं सुनेगा। जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है तब से ही अमेरिका में कई एक्सपर्ट ट्रंप को चेता भी रहे कि भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भारत से भिड़। तब ट्रंप ने किसी की तो सुनी नहीं। उनको तो सनक थी कि भाई मैंने बोल दिया, ऐसा होगा कैसे। आदत नहीं है ना, ज्यादातर देश ऐसे ही लाइन पर थे। वो तो भारत खड़ा हो गया कि अच्छा ऐसा होगा, नहीं चलेगा। तब भाई को धीरे 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 समझ में आया कि अरे यार ये तो पूरा गेम पलट दिया नरेंद्र मोदी और भारत ने। उनके करीबी भारत को हर दिन टारगेट करने में लगे हुए थे। जब रिश्ते बहुत बिगड़ गए तब ट्रंप को अब समझ में आया कि ये तो यू टर्न मारने लायक भी रास्ता नहीं दिख रहा, बहुत आगे जाके एकदम एक्सप्रेसवे से मुड़ के आना पड़ेगा। अब अमेरिका में कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप ने बहुत देर कर दी। एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप अब भारत से रिश्ते सुधार भी लें, लेकिन भारत का विश्वास खो चुके हैं और इसीलिए ट्रंप ने भी लिखा। उनको भी अंदर ही अंदर तो समझ में आ रहा है ना कि मैंने तो जैसे कटप्पा ने बाहुबली को पीछे से मार दिया तो वही हाल कर दिया, एकदम छुरा मार दिया। तो भारत दोस्ती कर लेगा, ठीक है भाई। दुनिया में ग्लोबल ऑर्डर में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है। भारत अपना हित देख रहा है, लेकिन जो एक ट्रस्ट होता है उसमें तुमने चाकू मार दिया। उस विश्वास को अब अमेरिका फिर हासिल नहीं कर पाएगा। आज ही अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप की नीतियों पर खूब सुनाया उनको। उसने लिखा कि टैरिफ कड़वी बयानबाजी की वजह से जो बड़े और अहम देश हैं वो अमेरिका से दूर जा रहे हैं। यह आधुनिक विदेश नीति का सबसे बड़ा आत्मघाती गोल हो सकता है, सेल्फ गोल। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि इस हफ्ते दुनिया में जो हुआ वो ट्रंप की विदेश नीति का फेलियर है। भारत कभी अमेरिका के साथ हुआ करता था, अब वो अमेरिका से दूर जा रहा है। अखबार ने कहा कि ट्रंप को छोटे देशों को डराकर अपनी बात मनवाने में मजा आता है, लेकिन जो बड़े और लोकतांत्रिक देश हैं, जिनका अपना राष्ट्रवाद है, अपना प्राइड है, उनसे डील करना ट्रंप को पसंद नहीं। और भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बॉस। राहुल गांधी भले विदेश में जाके कह दें कि यहां कुछ नहीं बचा, उससे नहीं ना होगा। दुनिया मानती है बॉस कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि भारत का अपना राष्ट्रवाद है, अपना प्राइड है, और नरेंद्र मोदी उस प्राइड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई भी आके कोहनी मार के चला जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा बॉस। हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि भारत पर ट्रंप को यू टर्न लेना ही पड़ेगा। आज ले, 2 महीने बाद ले, 6 महीने बाद ले, ये भाई रास्ता बदलेगा, क्योंकि जिस मकसद से ट्रंप भारत से भिड़ रहे थे वो पूरा हुआ ही नहीं। पीएम मोदी ने ट्रंप की हर चाल फेल कर दी। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने ट्रंप को ऐसा ट्रेलर दिखाया कि ट्रंप अब सरेंडर मोड में। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बड़ा फैसला लागू कर दिया। यह भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाले ट्रंप को सीधा मैसेज था कि भारत खुद की रफ्तार बढ़ाने में लगा है, वो किसी का मोहताज नहीं। तुम मत सोचो कि हम तुम्हारे वो दोस्त हैं कि तुम बाइक पर बैठाओगे तभी ट्यूशन जाएंगे। अरे भैया तुम बैठे रहो, हम अपनी बाइक बना लेंगे और उससे चले जाएंगे वाला हिसाब है भारत का। पीएम मोदी ने जिस तरह से भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बनाया हुआ है, जीडीपी ग्रोथ को करीब 8% तक पहुंचा के रखा हुआ है, उससे भी अमेरिका को यह मैसेज चला गया कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को टैरिफ के दम पे झुकाया नहीं जा सकता। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो पीएम मोदी ने साफ मैसेज दे दिया था कि जो नुकसान होगा देख लेंगे बॉस, लेकिन अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि एक बार झुकिएगा ना तो ये फिर करेगा। और इन लोगों को लगता है कि भारत गुलामी सहा है इतने साल, तो जो बोलेंगे सो करेगा। अरे जाओ, गुलामी सहली, अब ना सहते हम। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो पीएम मोदी इससे डर नहीं गए, ना पैनिक मोड में आए, बल्कि पीएम मोदी ने भारत के प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे बाजार की तलाश तेज कर दी। ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को अलग थलग करने की कोशिश में थे। यूक्रेन युद्ध का दोष भारत पर लगाने लगे, यूरोप को भारत के खिलाफ भड़का रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने पूरा गेम पलट दिया। यूरोप तक भारत के समर्थन में आ गया। मोदी सरकार के मंत्री अलग अलग जगह जाके विदेशी चैनलों पर बैठ के बताने लगे कि ये तो झुट्टा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है।
ये देखो ना, खुद नहीं खरीदता है, यूरोप नहीं खरीद रहा है रूस से तेल। पूरा प्रोपेगेंडा इनका उड़ा दिया, धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, भारत को अलग थलग करने में लगे ट्रंप को पीएम मोदी ने क्वाड में अलग थलग कर दिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी ट्रंप की टैरिफ वॉर के खिलाफ भारत के साथ खड़े दिखने लगे। यानी ट्रंप ने हर तिकड़म करके देख ली, लेकिन वो मोदी को झुका नहीं पाए, भारत को दबा नहीं पाए। जब अमेरिका को यह लग गया कि भाई मोदी के रहते तो भारत को का कुछ बिगाड़ना बड़ा मुश्किल है, तो अब ट्रंप जो है वो टोन डाउन हो रहा है। और सिर्फ टोन डाउन नहीं हो रहे हैं, वो दिल जले आशिक टाइप बिहेव कर रहे हैं कि भाई मेरा दोस्त तो चला गया मेरा दोस्त रूस और भारत। ऐसा सुबह 6:30 बजे उठ के लिख रहे हैं। सोचिए, रात में लग रहा है सपने में देखे होंगे यही फोटो। डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान पर आज विदेश मंत्रालय से भी सवाल किया गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं भारत चला गया। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा पता है? नो कमेंट। और ट्रंप के दर्द पर और नमक छिड़क दिया। सुनिए एक बार। Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this point. मधु, ये आपका सवाल भी इस पे था, तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यानी जैसे दोस्ती में नहीं होता है कि आदमी सोचता है कि मैसेज भेजूंगा कुछ तो भाई रिप्लाई लिखेगा, फोन काट दिया। मैसेज में रीड का साइन आ गया, नीला नीला टिक, लेकिन रिप्लाई ये नहीं गया भारत का, नो कमेंट। अब और उछलो। ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। कूटनीति की अपनी कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप के नए बयान को लेकर बहुत सी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ट्रंप ने भारत को खो दिया तो क्या हुआ, सुपर पावर, फास्टेस्ट ग्रोइंग पाकिस्तान तो है ना तुम्हारे साथ। कोई कह रहा है कि ट्रंप ने खुद ही भारत से दुश्मनी ले ली, भारत को दूर कर दिया, भारत को खोने का गम मना रहा है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने तो भारत को उसी दिन खो दिया था जब वो व्हाइट हाउस में मुनीर को लंच करवा रहे थे। खुद ट्रंप ने भारत जैसे मजबूत पार्टनर की जगह कंगाल पाकिस्तान को चुना, तो फिर अब पांव पटकने से क्या फायदा। लोग ये भी कह रहे हैं कि रूस तो पहले भी अमेरिका के साथ नहीं था, तो रूस को चीन के हाथों खोने की बात कहां से आ गई। रूस और चीन तो पहले से ही साथ थे। लेकिन अकेले भारत के बारे में लिखने में लग रहा होगा कि ज्यादा एकदम डायरेक्ट हो जाएगा कि मैं मरा जा रहा हूं भारत के लिए, तो भारत और रूस दोनों लिख दिया भाई कि दोनों को खो दिया। अरे रूस कौन सा तुम्हारे लिए एकदम बहुत बिछा जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का यह पछतावा डिप्लोमेटिक भी है और पर्सनल भी, क्योंकि ट्रंप ने भारत से रिश्ते तो बिगाड़ लिए, मोदी जैसा दोस्त भी गवा दिया। ट्रंप को इस बात का एहसास तब हो गया होगा जब उन्होंने मोदी और पुतिन का याराना देखा होगा। मोदी, पुतिन, जिनपिंग की इस तिकड़ी को बार बार देखकर ट्रंप को यही लग रहा होगा कि इन तस्वीरों में जिनपिंग की जगह वो भी हो सकते थे। इसलिए ट्रंप ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जिसमें उनका दर्द दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की भी पीड़ा हो रही होगी। इधर तो पीएम मोदी जिनपिंग से मिल रहे हैं, पुतिन के साथ कार में घूम रहे हैं, लेकिन ट्रंप का फोन ही नहीं उठा रहे। मोदी की नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है, शायद अमेरिकी राष्ट्रपति को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यहां भारत में कुछ लोग थे कि मोदी जी गए, उधर जाके हंस रहे हैं, क्या हो रहा है भाई। वही हंसी देख के उधर आग लगी हुई है। ट्रंप ने सोचा था कि वो नरेंद्र मोदी से भिड़ जाएंगे तो फिर अमेरिका के सामने भारत को कौन पूछेगा, लेकिन यहां तो पूरा ग्लोबल ऑर्डर ही नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। कोई देश ऐसा नहीं जो भारत से दोस्ती न करना चाह रहा। तो यहां यूरोपीय यूनियन जो है वो फ्री ट्रेड तक पहुंच गई है बातचीत। दूसरी तरफ भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है, जिसको लेकर पहले पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम से मुलाकात की, जो भारत के दौरे पर आए हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के साथ खड़े होने के लिए उनका आभार जताया और दोनों देशों के बीच 5 बड़ी डील भी हुई। और फिर एनएसए अजीत डोभाल की भी सिंगापुर के पीएम के साथ बैठक हुई। दोनों ने हाल में हुई घटनाओं के बीच इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षित ट्रेड के उपायों पर चर्चा भी की। अब यह समझना भी जरूरी है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच सिंगापुर के पीएम को भारत का जो ये भारत दौरा है उसको इतना अहम क्यों माना जा रहा है। दरअसल भारत दुनिया की ट्रेड लाइफलाइन मानी जाने वाली मलक्का स्ट्रेट में पेट्रोलिंग की तैयारी पूरी कर चुका है, जो सिंगापुर के पास से गुजरती है। मलक्का स्ट्रेट वो जगह है जहां से दुनिया का करीब 40% कच्चा तेल और कार्गो शिप गुजरते हैं। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सिंगापुर ने मलक्का स्ट्रेट को लेकर भारत की पहल का खुलकर समर्थन किया है और सिंगापुर ने यह तक कह दिया है कि मलक्का स्ट्रेट में भारत की मौजूदगी पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को सुरक्षित रखेगी। सिंगापुर के इस बयान को भारत की बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत भी माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी तो बाकी देशों से दोस्ती मजबूत करने में लगे। उधर ट्रंप कैसे अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, उसकी झलक व्हाइट हाउस में हुए डिनर में भी दिखी।
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओ को डिनर पे बुलाया, लेकिन इनमें एक बड़ा नाम गायब था। कभी ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले और राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रंप के लिए खुलकर कैंपेन करने वाले, पानी की तरफ पैसा बहाने वाले एलन मस्क इस डिनर से नदारद रहे। ट्रंप के डिनर में मेटा के मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और सीईओ सत्या नडेला, एप्पल के टिम कुक और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज सीईओ शामिल हुए। लेकिन मस्क भाई साहब वहां नहीं गए। मस्क नहीं पहुंचे तो इस पर चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि उन्हें ट्रंप ने न्योता ही नहीं दिया क्या, जिसके बाद खुद एलन मस्क ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें न्योता मिला है लेकिन वो नहीं जाएंगे, क्योंकि मस्क भी अब शायद समझ चुके हैं कि ट्रंप को दोस्ती नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर होने वाली बिजनेस डील के रिलेशन को लेकर ही उनका ध्यान रहता है। टैरिफ वॉर पर अपने ही घर में घिर चुके ट्रंप डिनर में भी यही साबित करने में जुटे रहे कि वो दुनिया के दूसरे देशों से नहीं बल्कि अपने देश की कंपनियों से भी बिजनेस डील करने में जुटे। तो भैया ग्लोबल ऑर्डर तो बदल रहा है, लेकिन भारत इस ग्लोबल ऑर्डर में भी मजबूती से ऊपर जाता दिख रहा है, अपनी शर्तों पर चलता दिख रहा है, प्रगति करता दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो रिफॉर्म कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए विपक्ष का। पीएम मोदी देश में बड़े बड़े रिफॉर्म कर रहे हैं, राहुल गांधी आरक्षण वाला कौन सा नया एटम बम निकाल कर ले आए? ईवीएम के दिन गए क्या? अब बैलेट पेपर से होगा चुनाव। कांग्रेस ने कहां बड़ा उलटफेर कर दिया। अब देश की राजनीति के बारे में आपको बताता हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश को बदल डालने वाले धमाके कर रहे हैं, बड़े बड़े रिफॉर्म आगे बढ़ रहे हैं, जीएसटी में जबरदस्त रिफॉर्म हुआ, इकोनॉमी को डबल डोज की पावर दी। उधर इंडी गठबंधन और कांग्रेस है जो वोटर लिस्ट पर उलझा हुआ था, वोट चोरी का एजेंडा चलाने में जुटा हुआ था, ईवीएम बैलेट पेपर की बहस में ही उलझा हुआ है। उधर मोदी नए नए रिफॉर्म कर रहे हैं, इधर कांग्रेस नए नए स्टंट कर रही है। राहुल गांधी अब तक एटम बम की बात कर रहे थे, फिर हाइड्रोजन बम की बात करने लगे, आज वो आरक्षण वाला नया एटम बम निकाल कर ले आए। उधर एक नया स्टंट बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का भी कर दिया। आज इस राजनीतिक घमासान के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले किस तरह से आज देश में हंगामा हुआ है उसका ट्रेलर देखिए। अब इस सरकार पे दिन नहीं बचे, दिन गिने जा रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार की। कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। लोकसभा चुनाव से वो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए संविधान और आरक्षण का मुद्दा बना रहे हैं। अब कांग्रेस ने फिर से आरक्षण के मुद्दे को सुलगाना शुरू किया है। कांग्रेस ने निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग की। कांग्रेस कह रही है कि निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सरकार अगले संसद सत्र में बाकायदा कानून लेकर आए। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी को 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5%, ओबीसी वर्ग को 27% का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सरकार को आरक्षण से संबंधित आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 को लागू करने के लिए संसद सत्र में कानून लाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि संविधान के आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 में संशोधन यूपीए सरकार ने किया, लेकिन मोदी सरकार इसे लागू करने के लिए कानून नहीं ला रही। मोदी सरकार बहुजनों को न्याय नहीं देना चाहती। एक बार कांग्रेस को सुनिए, फिर आपको इसका सच भी बताता हूं। संविधान में संशोधन हुआ था, 15(5) का संशोधन, ये सबसे क्रांतिकारी संशोधन हुआ था। किसने करा था? कांग्रेस की यूपीए सरकार ने करा था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने करा था। पर क्या कारण है कि 11 साल हो गए, क्या मोदी जी ने आज तक इसके लागू करने के लिए संसद में कोई नियम पारित करा, कोई लॉ लेकर आए? नहीं लेकर आए, क्योंकि उनकी मंशा बहुजनों को साधने की नहीं है। निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में इसके लिए कुछ किया ही नहीं और अगले संसद सत्र में सरकार से कानून लाने की मांग हो रही है। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं का रवैया क्या रहा है वो भी आपको याद दिलाता हूं। साल 2005 में यूपीए सरकार ने नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया था। इसके चेयरमैन सैम पित्रोदा थे। साल 2006 में मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह थे। सरकार का प्रस्ताव था कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ओबीसी आरक्षण दिया जाए,
लेकिन नॉलेज कमीशन ने इसे साफ तौर पर मना कर दिया था यूपीए सरकार के समय। 8 लोगों की कमेटी ने इस प्रस्ताव को 6-2 से गिरा दिया था। आरक्षण के विरोध में कमीशन के 2 लोगों ने इस्तीफा तक दे दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान सैम पित्रोदा से जब आरक्षण पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा काम देश हित के बारे में सोचना है, जाति और वोट के लिए सोचना नहीं है। कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में हम लोगों ने बहुत ज्यादा राजनीति घुसा दी है। इन संस्थानों को आजादी की जरूरत है, कोटा की नहीं। यह राहुल गांधी के कांग्रेस के खास सैम पित्रोदा ने कहा था। भाई आप देखिए कि पीएम मोदी लगातार किस तरह से जो बातें कर रहे हैं उसमें अब ये आरक्षण वाली बात लेकर आए। और इतना ही नहीं, अब बैलेट पेपर की भी एंट्री हो गई है। संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी को घेरने के एजेंडे पर कांग्रेस पिछले कुछ अरसे से चल रही है। लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी नई नई टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रहे हैं, एआई से कितना फायदा होगा इस पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस बैलेट पेपर पर जा रही है, उसको अभी भी ईवीएम पे भरोसा नहीं। अभी तो कह रहे थे कि भाई वोटर लिस्ट से बीजेपी वोट चुराती है, अब ईवीएम पे फिर पीछे पड़ गए। वोट चोरी का मुद्दा उतना कारगर नहीं होता दिख रहा, तो अब कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। बैलेट पेपर से चुनाव जब होते थे तो किस तरह से वोटों की चोरी होती थी, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, इसका इतिहास कांग्रेस भी जानती है। जबकि ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई सबूत आज तक नहीं मिला। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हालांकि अब कह रही है कि राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। कैबिनेट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सिफारिश की जाएगी। इसके साथ ही वोटर लिस्ट को भी अपडेट किया जाए जिससे हर मतदाता वोट डाल सके। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से पंचायत और निकाय चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। अब इस पर चुनाव आयोग फैसला करेगा। कांग्रेस का कहना है कि हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, हमें बैलेट सिस्टम पर भरोसा है। उस कर्नाटक में कराने की बात कर रहे हैं जहां खुद ईवीएम से चुनाव जीते हैं और कह रहे हैं ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बैलेट से निकाय चुनाव कराएंगे। एक बार सुनिए जरा। See, this is a political decision which we have taken. We believe it in our ballot system. The government has the powers to recommend to the State Election Commission, and the State Election Commission will do it. कांग्रेस कर्नाटक में नगर निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने की प्लानिंग कर रही, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव किस तरह से होते हैं क्या ये कांग्रेस भूल गई? पश्चिम बंगाल में साल 2023 में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए थे। उस समय जो हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई थी वो आज तक देश भूला नहीं। आप ये तस्वीरें देखिए, 2023 की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान बैलेट पेपर को ही जला दिया गया था। आप सोचिए किस लेवल का हंगामा हुआ था। एक आदमी बैलेट बॉक्स को ही लेके भाग गया था। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुगली से आई थी। पंचायत चुनाव के दौरान इस तरह की कई घटनाएं हुई थी। एक और घटना आपको याद दिलाता हूं। साल 2023 में बंगाल का पंचायत चुनाव मिसाल बन गया था कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर कैसे बूथ कैप्चरिंग और हिंसा होती है। बीच सड़क पर लोग बैलेट बॉक्स को तोड़ रहे थे। बंगाल के पंचायत चुनाव में यह सब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वजह से हुआ था। ईवीएम से चुनाव होते तो क्या इस तरह की घटनाएं हो पाती? फिर भी कांग्रेस कर्नाटक में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। करिए, अभी यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, क्या चीज में गड़बड़ी है, इनको यही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन चले जा रहा है इनका मामला। खैर, ये तो हो रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं शहबाज मुनीर की नई मुसीबत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। पाकिस्तान में पब्लिक बही जा रही, मरियम शरीफ पिकनिक बना रही है। मुनीर को जिनपिंग का तमाचा, भिखारी पाकिस्तान के कटोरे से चीन ने कितना पैसा निकाल लिया, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान में एक के बाद एक नई आफत आती चली जा रही है। लेकिन इन दिनों पाकिस्तान पर जो आफत आई है उसके बाद तो पाकिस्तान में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर मचा हुआ है। ऐसी भयंकर तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान से जिसे देखकर लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान ही मानो पानी में डूब गया। आप देखिए, एक तो पानी, ऊपर से बाप रे बाप कूड़ा ही कूड़ा, पूरा कचरा। देश तो कचरा है ही, देश में भी कचरा है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने आधे से ज्यादा पाकिस्तान को बर्बादी के समंदर में डुबो रखा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, देखिए ना भाई क्या हाल है। बड़े बड़े शहरों में हर तरफ बाढ़ का पानी घुसा हुआ। सबसे ज्यादा तबाही तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुई है जो 40 साल की सबसे बड़ी बाढ़ की चपेट में है, जहां रावी, चिनाब और सतलज नदी सैलाब बनकर बह रही।
गांव के गांव पानी में डूब गए। करोड़ों एकड़ खेती लायक जमीन बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई हुई है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को मस्ती सूझ रही। बाढ़ के पानी में बोटिंग का मजा लिया जा रहा है भाई। बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर फोटो सेशन चल रहे हैं। नेताओं की इस बेशर्मी को देखकर बाढ़ पीड़ित पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है कि क्या ही लोग हैं ये लोग। हम मर रहे हैं, यहां मरियम शरीफ जो है वो पिकनिक मना रही है, फोटो खिंचवा रही है। शहबाज शरीफ, असीम मुनीर चीन में घूम रहे हैं। कैसे पाकिस्तानी मुनीर को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को भर भर के कोस रहे हैं, ये भी आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान में आई बाढ़ पर शहबाज और असीम मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे यहां नेताओं का पाकिस्तानी प्रेम हिलोरे मार रहा है। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की बाढ़ पर प्रधानमंत्री मोदी से क्या गुहार लगा दी, आज आपको यह भी बताऊंगा। और यह भी कि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद भी पाकिस्तान को बाढ़ का अलर्ट दिया, तो एहसान फरामोश पाकिस्तान ने क्या खेल किया। चीन कैसे पाकिस्तान के कटोरे से पैसा निकाल रहा है, यह भी बताऊंगा। पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। नदियां समंदर बनकर बह रही हैं। क्या शहर, क्या कस्बे, क्या गांव, सब गायब हो चुके हैं। हर तरफ से बाढ़ का सैलाब उमड़ा पड़ा है। यहां तक कि लाहौर शहर के अंदर भी पानी पहुंच गया है। लाहौर का ड्रोन व्यू देखिए, ये लाहौर है, हर चीज वहां डूबी हुई है। बड़ी बड़ी इमारतों की सिर्फ छतें वहां पर दिखाई दे रही हैं। ये एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, इसमें लाहौर की सबसे पॉश पार्क व्यू सिटी का हाल देखिए, जिसे लाहौर की लग्जरी लिविंग सिटी भी कहा जाता है। यहां सड़कों का नामो निशान नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सिटी रावी नदी के बीचों बीच बनी हुई। ये देखिए हाल इनका। आप सोचिए लाहौर का ये हाल है तो पाकिस्तान के बाकी पंजाब का क्या हाल होगा। 4000 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं और 20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा है। सैकड़ों लोग बाढ़ के पानी में डूबकर जान गंवा चुके हैं। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, पाकिस्तान के पंजाब में कैसे मवेशी बाढ़ के पानी में बहे चले जा रहे हैं। ये देखिए, बेचारे बहे जा रहे हैं, कोई इनको बचाने वाला नहीं है वहां। पाकिस्तान की सरकार खुद कह रही है कि यह पंजाब के इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ है, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब डूब रहा है। लाखों लोगों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मैडम मरियम नवाज इतनी भयंकर आपदा को फोटोशूट का अवसर बना के घूम रही हैं। आप वीडियो देखिए मरियम का। पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज बाढ़ प्रभावित इलाकों में बोटिंग का लुत्फ उठा रही हैं। कैसे बोट पर बैठकर अपना फोटो शूट करा रही हैं, देखिए। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मरियम नवाज को बाढ़ प्रभावित लोगों की कोई फिक्र नहीं है, वो तो पिकनिक मना रही हैं। सुनिए पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं कि पंजाब की बाढ़ प्रभावित आवाम अपनी सरकार और फौज को कैसे पानी पी पी के कोस रही है। बाढ़ वाला नहीं, घर वाला पानी पी पी के कोस रही है। पब्लिक मरियम नवाज को गालियां दे रही है, भाई कोस रही है, ये क्या फोटो खिंचाने के लिए आई हो। पाकिस्तानी पंजाब के लोग अपनी सीएम साहिबा को यूं ही नहीं कोस रहे। मरियम नवाज का पूरा फोकस बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने से ज्यादा अपनी पब्लिसिटी पर है। इसी चक्कर में मरियम नवाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दावा कर दिया कि बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के लिए उनकी सरकार ने ऐसे वॉशरूम का इंतजाम किया है जो पोर्टेबल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। लेकिन मरियम के झूठ की पोल उसी तस्वीर ने खोल दी, क्योंकि वॉशरूम की तस्वीर पर ही 3 सितंबर 2023 की तारीख लिखी हुई थी, जिस दिन उसे खींचा गया था। यानी मरियम 2 साल पुरानी तस्वीर को ट्वीट करके अपनी झूठी वाहवाही करवाना चाह रही, लेकिन लोगों ने उनका झूठ पकड़ लिया। इसके बाद मरियम नवाज की बेशर्मी पर लोग कैसे तंज कस रहे हैं। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि जिधर जिधर मरियम जाती हैं चोर चोर के नारे लगते हैं। और आप सोचिए यही पाकिस्तान का हिसाब है। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फोटो डाल दी, यहां झूठी मदद की फोटो डाल दी, और मतलब बुद्धि का लेवल देखिए, उसमें भी ढंग से काम नहीं करते हैं, हर बार पकड़ा जाते हैं। बाढ़ के पानी में सिर्फ पाकिस्तान का पंजाब नहीं डूबा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बाढ़ ने बर्बादी मचाई हुई। 3 सितंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक 26 जून से अब तक पाकिस्तान में बाढ़ बारिश की वजह से 881 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा 488 मौतें पंजाब प्रांत में दर्ज हुई हैं। इसके बाद 359 मौतें खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, 58 मौतें सिंध में, 26 मौतें बलूचिस्तान में, 41 मौतें गिलगित बाल्टिस्तान में और 37 मौतें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो चुकी हैं। यानी पूरे पाकिस्तान में बाढ़ सिर्फ लोगों का जीना मुहाल नहीं कर रही, बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये कराची की हैं, यानी पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी जो बारिश के साथ साथ सीवर के गंदे पानी में डूबी हुई है। कराची का हाल है बॉस।
देख रहे हैं, खाली पॉलिथीन दिख रहा है, गंदगी दिख रही है। ऐसा लग रहा है दुनिया यहां अपना कचरा फेंक के जाती है। कैसे कराची की सड़कों पर कूड़े के ढेर बह रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का हाल भी देखिए। बारिश से बाढ़ जैसे हालात में गाड़ियां डूब गई। पाकिस्तान में बाढ़ का हाहाकार है। त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शहबाज सरकार अलग ही दुनिया में जी रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि बाढ़ के पानी से घबराओ मत, क्योंकि यह आफत नहीं है, यह आशीर्वाद है ऊपर वाले का। इस पानी को टब में भर के रख लो। वैसे तो कहावत है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की बेशर्मी ऐसी है कि उन्हें इस बाढ़ के पानी को टब में भर के डूब मरना चाहिए। करें टब में भर लो, ये टब में भरने लायक पानी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह बेशर्मी भरा बयान देकर पाकिस्तानी आवाम का मजाक उड़ाया। लेकिन पाकिस्तान में तो चर्चा यह भी है कि ख्वाजा आसिफ ने यह बयान जानबूझ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को असीम मुनीर के बढ़ते कद से चिढ़ मच रही है। उन्हें इस बात से दिक्कत है कि रक्षा मंत्री वो हैं और दूसरे देशों की यात्रा पर शहबाज के साथ मुनीर जाता है। इसी बात से चिढ़कर वो पाकिस्तान में आई बाढ़ पर ऐसे बयान दे रहे हैं जो शहबाज और मुनीर दोनों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को लेकर 2 और बयान दिए हैं जो चर्चा में। ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि बाढ़ के लिए पाकिस्तान सरकार का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में आई बाढ़ में भारत का कोई दोष नहीं है। अपनी ही सरकार की पोल खोलने की वजह से ख्वाजा आसिफ अब अपनी पार्टी के निशाने पर आ गए। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने तो संसद में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ से कह दिया कि इतनी दिक्कत है तो इस्तीफा दो और जाके विपक्ष में बैठो। आप सोचिए बॉस, लोग मर रहे हैं और शहबाज शरीफ सच बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऊपर से उनके ही मंत्री बाढ़ पीड़ितों की मदद की बजाय घटिया मजाक कर रहे हैं। तभी तो पाकिस्तान की जनता में गुस्सा भड़का हुआ है। पाकिस्तानी लोग अपने हुक्मरानों से गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान की बहन और पीटीआई की नेता अलीमा खान जब बाढ़ पर ज्ञान दे रही थी तो उन पर अंडा फेंक कर मार दिया गया। सोचिए, किसी ने अंडा फेंक के मार दिया। पाकिस्तान में इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान में बाढ़ के हाहाकार को देखकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का कलेजा जरूर फटा जा रहा है। उनके दिल में पाकिस्तान प्रेम की बाढ़ आ गई। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत को बड़े भाई की भूमिका अदा करनी चाहिए। सुनिए जरा मैडम को। मैं तो कहती हूँ कि जब सैलाब आया उसने कुछ देखा नहीं कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हाँ है ना, टेररिज्म में इतने लोग नहीं मरे जितने अभी मरे हैं। अगर आप देखें जितने लोग तो इसलिए मैं कहती हूँ, जैसे पहले भी मुफ्ती साहब कहते थे, हमारे मुल्क को बड़े भाई का किरदार अदा करना पड़ेगा। क्यों बड़े भाई का किरदार अदा करना पड़ेगा बॉस? पाकिस्तान अलग देश बना, उनको एक अलग देश चाहिए था, आप अलग देश बन के रह गए। आपके यहाँ दिक्कत आएगी तो हम आपकी मदद करने पहुंचेंगे और आप हमारे यहाँ आतंकी भेजेंगे। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि भारत बड़ा मुल्क है, इस नाते हमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। भारत को इंसानियत के नाते पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती ये मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान कितना बड़ा एहसान फरामोश है। आप देखिए कि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को पहले ही बाढ़ का अलर्ट दिया था। भारत ने 24 अगस्त को बाढ़ की आशंका को लेकर इस्लामाबाद को आगाह कर दिया था। फिर 25 अगस्त को भी सतलज नदी में आने वाली संभावित बाढ़ को लेकर चेतावनी दी थी। भारत ने पाकिस्तान को यह अलर्ट इंसानियत के आधार पर दिए, वरना सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद भारत को ऐसा करने के लिए कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। भारत ने मानवीय आधार पर बाढ़ के अलर्ट दिए, जिसे पाकिस्तान में यह कहकर प्रचारित किया जाने लगा कि देखो भारत को सिंधु जल समझौते का पालन करना पड़ गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए असीम मुनीर की तस्वीर लगाकर यह झूठ फैलाया जाने लगा कि भारत को बाढ़ का अलर्ट देने पर मजबूर होना पड़ गया। महबूबा मुफ्ती को यह सब नहीं दिखता है। उनको पाकिस्तान प्रेम में है जो वो उनके आंख पे काली पट्टी बंधी है कि हम मदद करने चले जाएं। खैर, भारत अपने आप में सशक्त है, अपनी मदद खुद करने वाला देश है। पाकिस्तान को अपनी मदद खुद करनी चाहिए। और भारत क्या कर रहा है अगले चैप्टर में आपको बताता हूं। टैंक, मिसाइल, ड्रोन के बाद अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी। पीएम मोदी का सबको चौंका देने वाला मेगा प्लान कौन सा है? धरती, आकाश, समंदर, अंतरिक्ष का वो कवच तैयार हो रहा है जो चीन के हथियारों वाली परेड फीकी कर देगा क्या? 21वीं सदी के युद्ध के मैदान की तस्वीर बदल चुकी है। युद्ध अब टैंकों, मिसाइलों और बंदूकों तक सीमित नहीं रहा। बदलते दौर के साथ युद्ध के हथियार एडवांस हो गए, साथ ही वॉर का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। पीएम मोदी इस पूरे बदलाव से वाकिफ हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या गाजा पर इजराइल का हमला, पीएम मोदी हर वॉर को करीब से नोटिस कर रहे हैं। वॉर की स्ट्रैटेजी को भी समझ रहे हैं और इसकी झलक पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखी।
22 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बैंड बजा के रख दी। लेकिन पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। आने वाले खतरों से वो वाकिफ हैं और इसलिए देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने सिर्फ सेना को फ्री हैंड ही नहीं दिया। पीएम मोदी ने भारतीय सेना के लिए मेगा प्लान भी तैयार किया है, जिसके बाद आपको चीन के हथियारों वाली परेड फीकी लगने लगी। भारत का रक्षा मंत्रालय जिस मेगा प्लान पर काम कर रहा है, उसके बाद तो हमारी सेना अंतरिक्ष में युद्ध के लिए भी तैयार हो जाएगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिना पायलट वाले सिस्टम से लेकर डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर काम हो रहा है। ऐसा रोडमैप बनाया गया है कि भारतीय सेना को परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज, अगली पीढ़ी के टैंक, स्टील्थ ड्रोन बॉम्बर और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा मिल जाएगा। पीएम मोदी ने सेना के मॉडर्नाइजेशन के इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 15 साल की रखी। अगले 15 साल में इस मेगा प्लान के लिए खरबों डॉलर खर्च किए जाएंगे, जिसके बाद धरती, आकाश, समंदर और अंतरिक्ष का क्रांतिकारी कवच तैयार होगा। यानी मोदी सरकार सेना को ताकत के साथ साथ तकनीक में भी आगे रखने की पूरी योजना पर काम कर रही है। अगले 15 साल में कैसे हमारी सेना की पूरी तस्वीर बदलने वाली है, उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर बताऊंगा कि कितनी तेजी से पीएम मोदी इस विजन पर काम कर रहे हैं। देश की सेनाओं को अपग्रेड करने का यह अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस प्लान है। तीनों सेनाओं को उनकी जरूरत के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। भारत के डिफेंस विजन डॉक्यूमेंट के तहत भारत की थल सेना में लगभग 1800 फ्यूचर टैंक, पहाड़ों के लिए 400 हल्के टैंक, 50,000 टैंक माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और 700 से ज्यादा रोबोटिक काउंटर आईईडी सिस्टम शामिल किए जाएंगे। इंडियन नेवी को एक नया विमान वाहक पोत, अगली पीढ़ी के विमान और युद्धपोत मिलेंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाले युद्धपोत को हरी झंडी मिल गई है। वहीं एयरफोर्स को हाई एल्टीट्यूड वाले 75 छोटे उपग्रह, 150 स्टील्थ बॉम्बर ड्रोन और 100 से ज्यादा रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट और सटीक हमला करने वाली सैकड़ों मिसाइलें मिलेंगी। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की ताकत से सब वाकिफ है। ऐसे में भारत शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। अभी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। अब ऐसे कैरियर की जरूरत है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस हो। ये लॉन्च सिस्टम स्टीम लॉन्चर से ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा वजनी एयरक्राफ्ट को छोटे डेक से लॉन्च करने में सक्षम होते हैं। भारत की योजना फ्यूचर के वॉरशिप को न्यूक्लियर पावर से चलाने की भी है। इसी तरह नौसेना को अगली पीढ़ी के 10 फ्रिगेट यानी लड़ाकू युद्धपोत, 7 एडवांस कॉवर्ट यानी छोटे युद्धपोत और 4 लैंडिंग डॉक प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे। भारत के पास अभी नीलगिरी, तलवार, ब्रह्मपुत्र और शिवालिक क्लास के कुल 17 फ्रिगेट्स हैं। अगले 15 सालों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत एक तरफ फ्यूचर वॉर की तैयारी कर रहा है, तो आमने सामने युद्ध के लिए भी सेना को एडवांस तकनीकें दे रहा है। भारत का लाइट वेट जोरावर टैंक चीन के टाइप 15 टैंक से लोहा लेने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। गलवान झड़प के बाद चीन ने बड़ी संख्या में लाइट टैंक बॉर्डर पर तैनात किए थे। भारत के पास जो T-72 और T-90 जैसे टैंक हैं, ये काफी वजनी है और इन्हें ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैनात करना और ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। जबकि जोरावर टैंक सिर्फ 25 टन वजन का है। इसे आसानी से एयरलिफ्ट करके पहाड़ी मोर्चों पर तैनात किया जा सकता है। बड़ी बात यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस और अपने टारगेट की पहचान करके उसे लॉक कर सकता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.